हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, कल हमने बेस बनाया था ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में हमने कल सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड के बारे में मोटा मोटा सा पढ़ा था। बट आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना, कब इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं, इसके बारे में और फिर उसके बाद सोलर सिस्टम और सारे प्लैनेट्स के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि केवल समरी बता के काम नहीं चलेगा, एक एक टॉपिक को ना डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठ जाते हैं। और एसएससी बैंकिंग वगैरह को तो क्या पता, यहीं से मतलब यहाँ से कम भी 15-20 क्वेश्चन उठे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड पैदा कब हुआ, कैसे हुआ, और मतलब ये इसके पीछे थ्योरीज क्या क्या हैं। तो देखो, थ्योरीज तो बहुत सारी दी गई हैं, लेकिन उनमें सब में से सबसे जो मान्य थ्योरी है ना, सबसे ज़्यादा मानी गई थ्योरी है, वो है बिग बैंग थ्योरी, जो कि एब जॉर्ज लेमेंटेयर ने दी थी। 1927 जर्मन वैज्ञानिक थे वो, उन्होंने दी थी। तो चलो अब उनकी थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं। अच्छा, किसकी थ्योरी की बात करें हम? जॉर्ज लेमेंटेयर की थ्योरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने थ्योरी क्या दी? इन्होंने दी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, क्या दी? बिग बैंग थ्योरी। इनका मानना ये था कि जो ब्रह्मांड पैदा हुआ है ना, वो इस थ्योरी के द्वारा हुई है। तो ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम। इन्होंने बोला कि आज से 13.7 अरब साल पहले की बात है। ठीक है, तो उससे पहले ब्रह्मांड क्या था? बिल्कुल एक गोले के रूप में था, एक छोटे से गोले के रूप में। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा गोला था ये ब्रह्मांड था। ठीक है, इसका टेम्परेचर हद से ज़्यादा, मतलब इतना टेम्परेचर कि इन्फिनाइट, अनंत समझते हो आप? अनंत तापमान था इसका, मतलब इतना गर्म जिसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, और जो इसका घनत्व था, ठीक है, वो भी अनंत था। लेकिन आयतन आयतन क्या है? बिल्कुल छोटा सा। आयतन क्या है? बिल्कुल छोटा सा है, एकदम सूक्ष्म है। ठीक है, तो इनकी थ्योरी के अनुसार सबसे पहले ब्रह्मांड बिल्कुल ऐसे एक छोटे से गोले के समान था। इसको ये परमाणु बोलते हैं, एक छोटे से परमाणु में ही वो था। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब इतना ज़्यादा अनंत तापमान है, अनंत घनत्व है। ठीक है, और एक ही छोटे से गोले के अंदर सीमित है ये, तो कभी ना कभी तो विस्फोट होगा ना। तो फिर क्या हुआ? विस्फोट हो जाता है इसमें। ठीक है, अब जब विस्फोट होता है तो ना ये सारे के पार्ट ये ऐसे टुकड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है, कभी ऐसे, कहीं ऐसे कुछ, और क्या होता है कि इसका ना विस्तार होना, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है ये। ठीक है, जैसे एक लड्डू ले लो आप, है ना। लड्डू को अगर हम तोड़ देते हैं तो क्या होता है? तो उसके कहीं छोटे, कहीं बड़े बड़े ऐसे टुकड़े हो जाते हैं ना। तो उसको फैला दो, इस तरीके से आप समझो। तो ये ऐसे धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, और तब से लगातार ना ये एक्सटेंड हो ही रहा है, मतलब अनंत में बढ़ता चला जा रहा है, अभी तक रुका नहीं है ये विस्तार होना इसका। ठीक है, तो ऐसे हो रहा था। फिर क्या हुआ? जब ये धीरे धीरे इसके कुछ पार्टिकल्स बन गए, इसमें कुछ ठोस बन गए। ठीक है ना, धीरे धीरे ऐसे एक्सटेंड होता जा रहा है ये। ठीक है, अब जब, और एक बात और, उस टाइम ना लाइट नहीं है, ये सब ना अंधेरे में हो रहा है, सारा का सारा डार्क टाइम में हो रहा है ये। ठीक है, ये मत समझना कि जब विस्फोट हुआ है ना तो एकदम से तेज रोशनी हुई या फिर इस तरीके से विस्फोट हुआ, नहीं, बिल्कुल अंधेरे में चल रहा है, अभी तक लाइट आई ही नहीं है ब्रह्मांड में। ठीक है, तो जब ये एक्सटेंड होता रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, तो धीरे धीरे क्या हुआ? फिर इससे क्या बनने लगे? फिर मंदाकिनियाँ बनने लगी। ठीक है ना, आकाश गंगाएं, फिर उसमें भी बहुत सारे तारे बनने लगे। अब क्या हुआ? कहीं जाके बहुत सारे अरबों सालों के बाद तो क्या क्या हुआ कि हाइड्रोजन बन गया कैसे भी। फिर हाइड्रोजन ने क्या बना दिया भाई? हीलियम को बना दिया। अब जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम बन गया ना, तो इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? तारा बन गया। ठीक है, स्टार का निर्माण हो गया। अब जैसे ही स्टार का निर्माण होता है, तो मैंने बताया था ना, स्टार की तो अपनी लाइट होती है ना। तो तब जाके ब्रह्मांड में रोशनी आई जब तारे का निर्माण हुआ। तारे के निर्माण से पहले आप देख लो, जब उस टाइम तक ना डार्क ही था सब कुछ। ठीक है, कुछ वो नहीं था। अच्छा, फिर ये तारे बन गए हैं। अब तारों में भी क्या हो रहा है? तारे कहाँ पर है? ठीक है, इन मंदाकिनियों के अंदर है। ठीक है, मंदाकिनी मतलब ये लगा के चलो आप कि जब ब्रह्मांड का अभी तक जो ना लगभग ना 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं ब्रह्मांड में। 100 अरब देख लो आप। ठीक है, और इन 100 अरब मंदाकिनियों में भी ना
100 अरब तारे हैं लगभग, और उन्हीं में से हमारा एक तारा है सूरज। आप सोच सकते हो, देखो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ठीक है। तो उसी, अच्छा, इन मंदाकिनियों में से एक मंदाकिनी का नाम है, मैंने बताया था, आकाशगंगा या फिर मिल्की वे, ठीक है। ये है हमारी आकाशगंगा, ठीक है, जो कि और उसी में ही एक तारा है सूरज, ठीक है। अब यहाँ तो हम बात करेंगे उसकी। और सूरज का निर्माण कब हुआ है? ब्रह्मांड के निर्माण से के बाद देखो कब हुआ है, आज से 4.5 अरब साल पहले। 4.5 अरब साल पहले देख लो आप, सूरज भी कितना बड़ा हो गया है, मतलब कितने पहले इसका निर्माण हो चुका है हमारी आकाशगंगा में, ठीक है। और अभी तक, अच्छा अभी ये देखो 4.5 अरब साल से तो रोशनी दे ही रहा है हमें। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है कि सूरज आगे कितने सालों तक हमें रोशनी देता रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10⁻11 सालों तक। अब आप ना खुद बोल लेना कि इसको कितना बोलेंगे, ठीक है ना। 10⁻11 सालों तक सूरज हमें आगे भी रोशनी देता रहेगा, ठीक है। तो ये थी बिग बैंग थ्योरी, जो कि जॉर्ज लेमेंटेर ने दी थी। देखो वैसे थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, बट अभी तक सबसे मान्य यही है कि इस तरीके से भी एक, मतलब एक गोला था, उसमें फिर विस्फोट होता है और फिर धीरे धीरे वो सब ना बढ़ता चला जाता है, अनंत में बढ़ता चला जाता है। फिर उसी में मंदाकिनियाँ बनती है, जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम आ जाएगा फिर उनमें तारों का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर तारों से जैसे अब सूरज का निर्माण हो गया। अच्छा आप सोचो ना, जैसे हमारी पृथ्वी है, अब ये तो सौरमंडल का, सूरज के परिवार का हिस्सा है ना पृथ्वी, तो ठीक है। तो ऐसे ही आप सोचो ना, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो और भी कहीं जीवन होगा ना भाई, तो होगा, जरूर होगा, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन बनता है, जो हमारी आकाश गंगा है, जो मिल्की वे है, ठीक है, ये सबसे पहले देखी किसने थी? तो सबसे पहले देखो, रात को जब तारे निकलते हो ना, तब देखना, तो आपको ना ये आकाशगंगा का कुछ ना कुछ हिस्सा ही दिखाई देता है, ठीक है। जो भी तारे दिखाई दे रहे हैं ये सब आपको आकाशगंगा के ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये किसने देखी थी? सबसे पहले गैलीलियो ने देखी थी। ये क्वेश्चन है, याद रखना आप, ठीक है। किसने देखी थी? गैलीलियो ने देखी थी, ठीक है। अब इसी आकाशगंगा में क्या है, इस पहले तो ये बोलते थे, अच्छा सबसे पहले देखो पुराने ज़माने में थ्योरी पता है क्या थी? बोला जाता था कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है। उस टाइम पे हमें ना, मतलब इतनी समझ नहीं थी ज्योग्राफी हो या साइंस की किसी भी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, कोपरनिकस जी आए, उसने बोला कि नहीं, पृथ्वी तो सिर्फ एक ग्रह है, ये सूरज के चारों तरफ घूमती है, मतलब सूरज पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है। फिर बाद में थ्योरी आती है कि नहीं, सूरज तो आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है, उसके कोने में बैठा हुआ है, सूरज कहाँ पर है? अच्छा पहले बोल रहे थे कि जो सारे तारे हैं ना, ये सब सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, बट फिर थ्योरी फिर फेल हुई, जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट हुआ तो फिर पता चला कि सूरज तो जो ये आकाशगंगा है ना, इसके भी एक कोने में बैठा है, सेंटर से, जैसे ये इसका सेंटर है आकाशगंगा का, यहाँ से भी 30,000 प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है, लाइट ईयर दूरी पर एक कोने में बैठा हुआ है सूरज, और यहाँ पर इसका ये सौर परिवार है, ठीक है, जो हमारे ग्रह हैं, ठीक है। तो आप देख लो, मतलब अंदाज़ा लगा लो आप खुद ही कि कितना बड़ा एक्सटेंड है ये, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब एक बात और देखो, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, बताया था मैंने। अच्छा अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग, क्या सूरज भी किसी के चारों तरफ चक्कर लगाता है? जी बिल्कुल, हाँ लगाता है। जो ये आकाश गंगा है ना, ये मिल्की वे आकाश गंगा, ठीक है, ये क्या है? मिल्की वे आकाश गंगा है, जो हमारी आकाश गंगा है, इसके चारों तरफ सूरज चक्कर लगाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये है आकाश गंगा, ठीक है, और ये यहाँ पर है सूरज, ठीक है। तो ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सब चक्कर लगा रहे हैं। तो जब ये चक्कर लगाता है ना, तो ये किस स्पीड से चल रहा है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ये क्वेश्चन बनता है कि सूरज जो है आकाशगंगा की तरफ जब चक्कर लगाता है तो ये किस स्पीड से चलता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। और इसको कितने साल लग जाते हैं? एक आकाशगंगा का पूरा एक चक्कर लगाने में इसको कितने साल लग जाते हैं? देखो कहीं पर तो 23 करोड़ वर्ष दिया हुआ है और कहीं पर 25 करोड़ वर्ष दिया हुआ है। तो आपको जो भी ऑप्शन में आए वो देख लेना, ठीक है।
ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक ही जगह दे दिए हैं, और दोनों में से गलत बोल नहीं सकते क्योंकि बुक में ही है, कोई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और कोई बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट तो भाई साइंटिस्ट ही बताएंगे हमें। तो ये है, अच्छा इतने साल, अब जब ये एक चक्कर पूरा करता है ना 23 करोड़ वर्ष या फिर 25 करोड़ वर्ष में जब एक चक्कर पूरा करता है, तो इसको पता है क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉस्मोस ईयर, मतलब ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है, ये बोलेंगे। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम कॉस्मोस ईयर्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अच्छा अब हम बात करेंगे कि हमारा जो सूरज है उसमें है क्या क्या एलिमेंट, क्या क्या है उसमें। देखो ये है हमारा सूरज, ठीक है, ये पूरा सूरज है हमारा। अब मैंने इसको ना इसके कोर एरिया और बाह्य एरिया में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये इसका कोर एरिया है और ये जो है इसका बाह्य एरिया है। अच्छा अब मैंने क्यों डिवाइड किया ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके बाह्य एरिया और कोर एरिया का जो तापमान है ना वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। जो बाह्य एरिया ना यहाँ पर इसका जो तापमान है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ये समझ लेना कि मेरी एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, और लूसेंट अभी तो जो मैंने करा रही हूँ ना मैं लूसेंट से करा रही हूँ। ऐसा भी मत सोचना कि मैंने कोई रिसर्च वाली बुक उठा के बैठी हूँ मैं। ये सब इतने, अगर लूसेंट का भी हम पढ़ के नहीं जाएंगे तो फिर देखो हमारे क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट होंगे, ठीक है। तो देखो जो बाह्य एरिया है ना, बाह्य क्षेत्र है जो सूरज का, उसका टेम्परेचर कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कोर एरिया की। कोर एरिया में तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना भाई, तो कोर एरिया में टेम्परेचर कितना है इसका 1.5 इंटू में 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन ये बन गया कि सूरज के कोर एरिया का तापमान कितना है, तो ये है, और सूरज के बाह्य एरिया का तापमान कितना है, तो ये है, ठीक है। अब देख लो आप अच्छे से, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और आती है कि जो सूरज का अब ये 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ना, इस टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन के जो 4 अणु मिल करके, ठीक है, क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, ठीक है। और इस जब ये हाइड्रोजन हीलियम बनाता है तो इससे क्या बनती है, यही तो है सूरज की संलयन प्रक्रिया। इसीलिए तो सूरज हमेशा एक्सटेंड होता रहता है, मतलब उसमें हमें कभी भी जो है गर्मी खत्म हो ही नहीं रही है, तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती। ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना, मतलब इसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं, ठीक है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। यही क्या है, इसकी ऊर्जा का स्रोत है। अगर आपसे पूछे कोई कि सूरज में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है या फिर नाभिकीय संलयन होता है, तो आप क्या बोलोगे, सूरज के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और संलयन किसको बोलते हैं, जब हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर के हीलियम बना देते हैं तो उसको संलयन की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, अब ना ध्यान से देख लो आप, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि हमारे सूरज की उम्र कितनी है भाई। अच्छा पहले ये देखो ये व्यास कितना है इसका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनेगा कि सूरज का व्यास बताओ, ठीक है। तो व्यास कितना है इसका 13,92,000 13,92,000 वर्ग किलोमीटर। देखो आप जो हमारी पृथ्वी है ना उससे तो ये 110 गुना बड़ा है। कितना 110 गुना बड़ा है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूरज का व्यास बताओ तो 13,92,000 वर्ग किलोमीटर। फिर पूछेगा कि सूरज का व्यास पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे 110 गुना बड़ा है, ठीक है। अच्छा फिर मैंने कल कल के लेक्चर में एक बात बताई थी कि जब इसकी जो लाइट आती है वो पृथ्वी तक पहुंचती है तो मैंने बोला था कि 8 मिनट। देखो कहीं पे तो 8 मिनट पूछ लेगा ये, ऐसा नहीं है कि 8 मिनट नहीं पूछता है, ठीक है, 8 मिनट भी दे देगा ऑप्शन में। और अगर आपसे और भी ज़्यादा डीप में जाएगा तो क्या बोलेगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है। अगर आपसे सेकंड भी पूछे तो फिर ये आंसर हो जाएगा आपका 8 मिनट 16.6 सेकेंड। लेकिन अगर ऑप्शन में खाली 8 मिनट दिया हो, सेकंड की बात ना की गई, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। और अगर सेकंड की भी बात की गई तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात और बताते हैं। देखो जो जब सूरज ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के बारे में आप सब ने पढ़ा होगा ना, सुनते ही हैं ग्रहण के बारे में। तो जब सूर्य ग्रहण होता है ना तो हमें पता है कौन सा सूरज का जो है ना वो किरीट दिखाई देता है, मतलब सूरज का जो कोर एरिया है ना वो दिखाई देता है और उसको हम बोलते हैं सूर्य किरीट,
ठीक है। ये वाला पोर्शन हमें सूरज ग्रहण में दिखाई देता है। जब कभी आपने देखा हो ग्रहण तो आपको सूरज का कुछ एरिया दिखाई देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सूर्य किरीट या फिर सूर्य का मुकुट, सूर्य का मुकुट बोलते हैं, ठीक है। ये हमें दिखाई देता है। और एक बात और, सूरज ग्रहण हमेशा केवल और केवल अमावस्या के दिन होगा। कब होगा, ओनली अमावस्या के दिन, ठीक है, केवल और केवल अमावस्या के दिन होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि सूरज में है क्या क्या, इसके अंदर है क्या क्या। तो देखो इसमें हाइड्रोजन ही है भाई 71%। अगर आपसे ये पूछे कि सूरज के अंदर हाइड्रोजन कितने परसेंट है तो आप क्या बोलोगे, 71% तो हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर पूछेगा कि हीलियम कितनी है तो क्या बोलेगे आप, 26.5%। और कुछ होते हैं अन्य तत्व, ठीक है, अन्य बच्चे कितने, वो 2.5% वो बचेंगे, ठीक है। तो ये इन तीनों से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सूरज के अंदर अन्य एलिमेंट कितने हैं तो 2.5% है, ठीक है। हीलियम कितना है, 26.5% है। और हाइड्रोजन 71% है, ठीक है। ये सब फैक्ट हैं जो लूसेंट में दिए गए हैं, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी आपको मैं थोड़ा सा समझा ही सकती हूँ, तो आपको ना इससे याद रहेगा, ठीक है। अच्छा चलो अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। अब हम ना कुछ जो पिछले ब्रह्मांड से और सौरमंडल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अपना टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन करके चलेंगे तो फिर आप लोगों को भी दिक्कत नहीं रहेगी। अभी अभी रिसेंटली टॉपिक क्या है तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी संबंधित है, अभी अभी बताया मैंने आपको किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अच्छा ये सिद्धांत दिया किसने था, जॉर्ज लेमेंतेयर ने, बताया ना मैंने अभी, ठीक है। अच्छा थर्ड आता है वह गैलेक्सी जिससे हमारा सौरमंडल स्थित है। अब वो कौन सी है भाई, मंदाकिनी, आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, याद है ना, ये तीनों नाम है इसके, मंदाकिनी, आकाशगंगा और दुग्ध मेखला, ठीक है, आप याद रखना, ठीक है। अब आते हैं आकाशगंगा मिल्की वे किस आकार की है, तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में है ये, कैसी है, सर्पिलाकार है, ये क्वेश्चन बनता है। देखो ये सारे ना प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, आप पहले टॉपिक को समझ लो अच्छे से जो भी लेक्चर में पढ़ा रही हूँ, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मतलब यकीन करो आप मेरा, सच में एक, और आपको कुछ नहीं करना है, बस ईयरफोन लगा के अपना सुन लो अच्छे से, ठीक है। किसी के पास अभी टाइम नहीं होता है, कुछ जैसे हाउसवाइफ हैं जो तैयारी कर रही हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अपना काम करते करते, देखो जब आपके पास पढ़ने का टाइम है तो आप आराम से बैठ के पढ़ लो, बट जब ये हो ना कि हाँ रिवीजन करना है फटाफट, तो ईयरफोन लगाओ, आराम से सुन लो, क्वेश्चन भी और टॉपिक भी ऐसे क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कैसे कहते हैं, अभी बताया था मैंने, सूर्य के द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय, मतलब सूरज जब अपनी मिल्की वे आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो देखो यहाँ पर तो 23 करोड़ वर्ष दिया हुआ है, बाकी अगर आप लूसेंट की बात करेंगे एनसीईआरटी की तो वहाँ पर 25 करोड़ वर्ष दिया होगा, ठीक है। दोनों ही आंसर मान्य होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप ना बस देख लेना क्योंकि दोनों ही बुक से एक अच्छे सोर्स से दिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तारे के विकास के क्रम में सर्वप्रथम होता है, अच्छा तारे का विकास में सबसे पहले पता है क्या हुआ, एक गैस का बादल होगा, ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसका एक एम्ब्रॉय बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए तारे के रंग का सूचक क्या है, मतलब अगर कोई लाल तारा है तो इसका मतलब उसका तापमान बहुत ज़्यादा है, हमारा सूरज लाल है ना, तो इसका मतलब क्या है, उसका तापमान बहुत ज़्यादा है। तो तारे का रंग क्या डिसाइड करता है, उसके तापमान को डिसाइड करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा उसका रंग लाल होगा उतना ही ज़्यादा उसका तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो तारे के रंग का सूचक क्या है, उसके तापमान को बताता है, ठीक है। अच्छा वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, अच्छा ये चंद्रशेखर लिमिट है भाई, ठीक है। चलो कल बता दूंगी मैं इसके बारे में, आज क्वेश्चन देख लेता है चंद्रशेखर लिमिट होती क्या है, ठीक है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना, अच्छा अब तारों के कारण भी एक घटना घटी है इस दुनिया में, उसको बोलते हैं कृष्ण विवर यानी कि ब्लैक होल, और ब्लैक होल का सिद्धांत दिया किसने था, एस चंद्रशेखर ने दिया था। ये सिद्धांत पता है क्या है, देखो जब तारा बना था ना तो कहीं कहीं पर ना तारे में ऐसा नहीं कि हर जगह लाइट है, कुछ ऐसे डार्क एरिया भी हैं जिसको हम ब्लैक होल बोलते हैं। आपको पता है ब्लैक होल से ना
आज तक पता ही नहीं है कि ब्लैक होल में है क्या क्या नहीं है, तभी तो उसको ब्लैक होल नाम दिया गया है। यहाँ पर ये देख लो, सबसे हल्की चीज़ लाइट है इस दुनिया की। अगर लाइट भी जा रही है ना, तो ये इसका मैग्नेटिक फोर्स इतना ज़्यादा है कि लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है, समा देता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी जाएगा ना, वो इसके अंदर ही भस्म हो जाएगा जा करके, कुछ दिखेगा ही नहीं अंदर है या कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम ब्लैक होल है, ठीक है। जहाँ पर प्रकाश भी जा करके नहीं दिखता है, तो समझ लो इसको हम ब्लैक होल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिससे दूरबीन के से भी नहीं देखा जा सकता। जब मैं कह रही हूँ कि लाइट ही नहीं है, वहाँ पर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल डार्क प्लेस है, ठीक है। और कुछ जाएगा भी ना तो अंदर उसको खींच लेगा वो अपने अंदर, तो ठीक है। तो दूरबीन से कैसे देख सकते हैं हम? देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। कृष्ण छिद्र एक गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। अभी अभी मैंने बताया कि ब्लैक होल का जो मैग्नेटिक एरिया है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, जो इसका बल इतना ज़्यादा है कि अगर प्रकाश भी इसके आसपास से जा रहा होगा ना, तो अपनी तरफ खींच के उसको भस्म कर देगा। भस्म इन द सेंस मतलब उसको दिखने नहीं देगा, अपने अंदर संभाल लेगा। तो आप लोगों को लाइट दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, यानी कि कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है। तो जब ये होता है कि कथन और कारण दोनों सही है और ये जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या कर रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इस गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न। अच्छा देखो, अभी मैंने बताया था ना ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल अपने अंदर से कुछ भी चीज़ बाहर नहीं निकलने देता। रेडिएशंस को, जब ये लाइट को नहीं जाने दे रहा भाई, रेडिएशन को कैसे जाने देगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। और ये ऐसा होता क्यों है? उसके जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है ना, उसकी वजह से होता है। आपको पता है? अच्छा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, कुछ लोग बोलेंगे ये क्या होता है। देखो, ग्रेविटी क्या होती है। अब देखो, आप अगर ऊपर से छलांग लगाते हो तो नीचे आके आओगे ना, तो ये आप नीचे क्यों आ रहे हो, ऊपर क्यों नहीं उड़ रहे हो? ये है जो पृथ्वी की ग्रेविटी है ना, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इस ब्लैक होल का अपनी ग्रेविटी है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग है कि किसी भी चीज़ को नहीं निकलने देती अपने पास से। जैसे हमारे पास से तो देखो प्रकाश, वायु, सब चीज़ें निकलती हैं ना, और देखो पृथ्वी से प्रकाश भी निकलता ही है, रोशनी भी जाती है, बट वो किसी भी चीज़ को बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है। अच्छा, सुपरनोवा विस्फोट क्या है? सुपरनोवा विस्फोट होता है मतलब एक तारा मर चुका है, उसको बोलेंगे हम सुपरनोवा विस्फोट। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या, अच्छा तारामंडलों की बात हो रही है, अब कितने तारामंडल हैं, ठीक है, तो 88 हैं, ठीक है। अच्छा, पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर, भंगुर तारा आदि ये सब खगोलीय वस्तुएं हैं, ठीक है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। अच्छा, नक्षत्र बोलते हैं इसको। देखो, अभी आप जब रात को अच्छे से, जब मौसम साफ और तारे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हो, तो कुछ लोग देखते हैं ना, जैसे कि तारों की कहीं पर ये मृग के आकार के बने हुए हैं, ठीक है। कुछ एक सप्तऋषि होता है, अच्छा एक ध्रुव तारा होता है, ऐसे ही इनकी कुछ आकृतियाँ बनी हुई है, ठीक है। तो एक निश्चित आकृति में जब कुछ तारों का समूह बनता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? नक्षत्र बोलेंगे, ठीक है। चलिए, हम्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी और इस तारे का नाम था बिटल्यूगस, ठीक है। बिटल्यूगस नाम था इसका, ये तो आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व किसका है? अच्छा, जो सूरज के जो पहले तो 9 ग्रह थे, ठीक है, मैंने बताया, लेकिन प्लूटो को अब उससे किन ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, ठीक है। उसके ग्रह बनने की भी अपने कुछ शर्तें होती हैं, मैं बताऊंगी आपको, कल बताती हूँ मैं। ग्रह बनने की कुछ शर्तें डिसाइड की गई हैं, ठीक है। तो उनमें से वो एक शर्त को पूरा नहीं कर रहा था प्लूटो, इसीलिए उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, ठीक है। तो अब कितने ग्रह बच गए हैं? 8 ग्रह बच गए हैं। अच्छा, इन 8 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व है हमारी पृथ्वी का। कितना है? 5.5 ग्राम प्रति क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा? पृथ्वी का। ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये भी पूछ लेगा कि पृथ्वी का घनत्व कितना है, और ये भी पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा घनत्व 8 ग्रहों में किसका है,
ठीक है, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इसी क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। देखो कोई आदमी आ रहा है और वो सूरज मतलब पृथ्वी पर तो पहुंचा नहीं है अभी, लेकिन सूरज से दूर है थोड़ा और बीच में अटका हुआ है, तो उसको ये कैसा दिखाई देगा अंतरिक्ष यान में? जब वो देखेगा ना बाहर तो उसको आकाश बिल्कुल काला दिखाई देगा, और उस जैसे हमें धरती से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं ना, उसको वैसे दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, ये 2 कंडीशन उसके सामने रहेंगी। अच्छा चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सूरज के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व होते हैं, ऐसे ही हमारी पृथ्वी किससे बनी हुई है? हमारी पृथ्वी में लोहा है 32.07%, ऑक्सीजन है 30.12% और सिलिकॉन है 15.12%। ये जब हम पृथ्वी के संगठन के बारे में बात करेंगे ना, चैप्टर करेंगे, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? अच्छा, मैंने कल आपको बताया था कल की क्लास में कि प्रकाश वर्ष क्या है। ये ना दूरी मापने की इकाई है, जैसे हम किलोमीटर में मापते हैं, ठीक है ना, कुछ दूरियों को हम सेंटीमीटर या इन चीज़ों में मापते हैं ना, तो ऐसे ही जब जो अंतरिक्ष में जब दूरी मापी जाती है ना, तो वो लाइट ईयर के थ्रू मापी जाती है। लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये प्रकाश मतलब आकाश में ब्रह्मांड में दूरी मापने के लिए जो यूनिट यूज होती है उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, अच्छा प्रकाश वर्ष होता क्या है? 9.461 इंटू में 10⁻15 मीटर। आप खुद अंदाजा लगा लो। अब अगर हम एक लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये संख्या आएगी 9.461 इंटू में 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यूनिट है तो ये तो याद ही करनी पड़ेगी, इसमें मैं आपको क्या समझाऊं। तारे की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? अभी बताया मैंने, जब ब्रह्मांड में या आकाश में जो भी डिस्टेंस तुम अगर चेक कर रहे हो तो वो किससे होगा? लाइट ईयर के थ्रू मापा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रकाश वर्ष के। जब तारों के मध्य डिस्टेंस ज्ञात करोगे तो वो भी तो प्रकाश वर्ष से ही मापोगे ना भाई। चलो नेक्स्ट आते हैं। यदि एक प्रक्षेपक तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। ये मैं बताऊंगी आपको जब आएंगे हम उस टॉपिक पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। अच्छा, सप्तऋषि के अंदर होता है ना ध्रुव तारा। ठीक है, ये तो सबको पता है ना, सब देखते भी होंगे रात को। तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, यह है सप्तऋषि। ठीक है, अच्छा शाम विवर होता है सिमट गया तारा। ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है? मर गया तारा, और शाम विवर होता है सिमट गया तारा। ठीक है, चलिए अब बाकी हम कल की क्लास में करेंगे सौरमंडल के बारे में। ठीक है, सूरज का परिवार कैसे बना, सूरज कैसे बना, थोड़ा तो सूरज के बारे में डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा और बाकी रह गया है, वो हम कल करेंगे। फिर एक एक प्लैनेट के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, अलग अलग से उसका टेम्परेचर क्या है, उसके चंद्रमा कितने हैं, ठीक है, वो सूरज से कितनी दूर है, और जो क्वेश्चन बनते हैं ना, मतलब वही फैक्ट बताऊंगी, जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है सिर्फ वही बताऊंगी, आपको थोड़ा समझ भी आ जाएगा। देखो ये तो अभी लूसेंट में भी इतना ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप ये मत समझना कि मैं यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको कुछ ज़्यादा ही करा रही हूँ। ठीक है, लूसेंट तो आप सबको बेसिकली पढ़नी ही होती है ना। तो चलिए ठीक है, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।